साथियों, स्वागत है आपको मेरे ऑनलाइन क्लासेस में। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान जीके का मेवाड़ का इतिहास। दोस्तों, आज मैं पहले से लिख कर के इम्पोर्टेंट बातें और वो मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और उसमें जो कंटेंट है वो बहुत कम जा पाता है। इस वजह से मैंने पहले लिख कर के उसको थोड़ा स्पीडली, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास ही 10 वीडियो से कम में नहीं बनने वाला। उसके बाद में जयपुर का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, जालोर का इतिहास, बूंदी का इतिहास, भरतपुर का इतिहास, अलवर का इतिहास, ऐसे सबको अलग अलग अपन पढ़ेंगे तो राजस्थान के इतिहास के ही कम से कम 50-60 वीडियो हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं पहले से लिख करके आज इस तरीके से मैं पढ़ाने का, जिसमें एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आइए दोस्तों, अभी तक हमने मेवाड़ के इतिहास के बारे में जाना। जो राजस्थान जीके का पार्ट हम पढ़ रहे थे, इसके 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और आज ये मेवाड़ के इतिहास का पार्ट 6 अपन पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमने अभी तक मेवाड़ के इतिहास की शुरुआत से लेकर के और महाराणा कुंभा तक के बारे में जाना। कल के वीडियो में हमने महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी जाना था कि कुंभा की जो अंतिम समय में, अंतिम जो मृत्यु की जो समय था, उस समय वो जो है भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे थे और वो जलाभिषेक करते समय उसके बड़े बेटा, जिसका नाम उद्दा था, उद्दा ने उसकी हत्या कर दी और कुंभा की जो हत्या करके बड़ा बेटा उद्दा हत्या करने के बाद में राजा बन जाता है। लेकिन प्रकृति का जो संयोग देखिए दोस्तों कि उद्दा कुछ ही दिनों तक अपना जो है राज्य चला पाता है। उसके बाद में एक दिन वो बरसात के अंदर जो है नहा रहा था, मतलब बरसात के मौसम में बाहर निकल गया नहाने के लिए और उसी दौरान बिजली गिरने से उद्दा की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उद्दा की मृत्यु होती है तो उद्दा की मृत्यु के बाद, क्योंकि राजाओं के कई रानियां होती थी और कई पुत्र होते थे, तो उद्दा की मृत्यु के बाद उद्दा से छोटा भाई अर्थात महाराणा सांगा का दूसरे नंबर का जो पुत्र था, जिसका नाम था रायमल, रायमल जो है मेवाड़ का शासक बनता है। और रायमल ने अपने शासन काल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण काम करवाए। उनमें से एक था एकलिंग जो मंदिर है, जो कि बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया था। उस एकलिंग मंदिर का जो भी वर्तमान में जो स्वरूप है, जिस प्रकार का वर्तमान में कंस्ट्रक्शन हो रखा है दोस्तों, उस कंस्ट्रक्शन का निर्माण जो है रायमल के द्वारा करवाया गया था। और रायमल की एक पत्नी, जिसका नाम था श्रृंगार कंवर, और श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी जगह का नाम है जो कि चित्तौड़गढ़ में है, उस जगह एक बावड़ी बनवाई। दोस्तों, वो बावड़ी इसलिए फेमस है क्योंकि जो बावड़ी बनवाई हुई है वहां पे एक अभिलेख लगा हुआ है और जो अभिलेख मिला है उस अभिषेक को नाम दिया गया है घोसुंडी अभिलेख। और दोस्तों, जो घोसुंडी अभिलेख है वो राजस्थान का सबसे पुराने अभिलेखों में से एक है, जो कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। और उस अभिलेख में कुछ जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि राजस्थान के उस राज्य क्षेत्र में एक श्रौतात नाम का राजा था, जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। और अश्वमेघ यज्ञ के बारे में राजस्थान के अंदर सबसे पुरानी जानकारी का एक स्रोत है। उसके बाद में जो रायमल थे, रायमल के जो 24 पुत्र थे, उन 24 पुत्रों में से सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम था पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज जो है इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उड़ना राजकुमार उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक युद्ध प्रिय शासक था। उसको जो है युद्ध के नाम से बड़ा मजा आता था और वो युद्ध लड़ने के लिए आतुर रहता था। जहां कहीं भी युद्ध होता था तो युद्ध लड़ने के लिए वो दौड़ दौड़ करके, उड़ उड़ करके युद्ध लड़ने के लिए जाता था। इसलिए इतिहास में उसको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रायमल का जो पुत्र पृथ्वीराज था, उसकी पत्नी का नाम था तारा। और तारा से जो है पृथ्वीराज जो है इतना प्रेम करता था कि उसने एक बार अजमेर का जो किला है, जो कि चौहान शासकों के द्वारा बनाया गया था, उस किले को जीत करके उस किले का नाम बदल करके अपनी पत्नी तारा के नाम, उस किले का नाम बदल करके तारागढ़ कर देता है, जो कि वर्तमान में भी तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पृथ्वीराज जो था, पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद में उसकी छतरी जो थी वो कुंभलगढ़ में बनाई गई थी और उस छतरी की विशेषता यह है कि उसमें 12 खंबे हैं। दोस्तों, याद रखने वाली बात है, जो भी साथी मेरा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उस शासक के बारे में जिसकी मृत्यु कहाँ हुई और उसकी छतरी कहाँ स्थित है और छतरी में कितने खंबे हैं, इन बातों की जानकारी भी पूछी जाती है।
दोस्तों, पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद में जो जयमल शासक बनता है, जो कि वो भी कुंभा का बेटा था, वो भी जो कि रायमल का बेटा था। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद में जयमल शासक बनता है, जो किसका, रायमल का पुत्र था। लेकिन जयमल भी कुछ दिनों के बाद में सोलंकी, जो कि गुजरात के शासक थे, उनके विरुद्ध युद्ध लड़ता हुआ मारा जाता है। रायमल के पुत्र पृथ्वीराज और जयमल की मृत्यु के बाद में जो कि अगला शासक बनता है, जो रायमल का तीसरा बेटा है, जिसका नाम है सांगा, और इतिहास में उसको संग्राम सिंह या सांगा के नाम से जाना जाता है। इसका टेन्योर, जिसका शासनकाल 1509 से 1528 तक है। दोस्तों, सांगा जो था अपने आप में बहुत ही वीर योद्धा, इसको अपन कह सकते हैं, और जो दूरदर्शी सोच वाला और अन्य राजाओं के साथ मित्रता भाव रखने वाला शासक था, जिसके बारे में इस मित्रता की भावना के जो है उदाहरण आने वाले समय में अपन वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सांगा ने अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध लड़े, उनमें से मुख्य युद्ध है खातौली का युद्ध। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका वो टेन्योर जो था केवल 17 वर्ष का समय था। 17 वर्ष के शासनकाल में इसने कितने युद्ध लड़े और कितने भयंकर युद्ध लड़े, उनके बारे में खातौली का युद्ध है वो 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली का शासक था, लोदी वंश का शासन था दिल्ली की गद्दी के ऊपर, उस समय लड़ा गया। और खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के, जो दिल्ली का शासक था, उसको बुरी तरीके से हराया। उसके बाद में अगले साल ही उसने जो है गागरोन का युद्ध किया, जो कि गागरोन स्थित है झालावाड़ में। दोस्तों, गागरोन के किले के बारे में भी अपन आगे आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। गागरोन का युद्ध था वो 1519 ईस्वी में लड़ा गया, और वो लड़ा गया दोस्तों सांगा और महमूद खिलजी सेकंड, जो कि मालवा के शासक हैं। पिछले वाले वीडियोज में हमने महमूद खिलजी फर्स्ट के बारे में भी पढ़ा है। उसका ही उत्तराधिकारी था, जिसका नाम था महमूद खिलजी सेकंड, जो मालवा का शासक था। इस युद्ध में भी सांगा विजयी होता है और महमूद खिलजी पराजित होता है। उसी दौरान दिल्ली के जो शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको कि महाराणा सांगा ने हराया था, उसे दिल्ली के शासन गद्दी के ऊपर अधिकार करने के लिए मुगलों ने नजर डाली। और मुगलों का जो सबसे पहले मुगल जो कि भारत की तरफ अपना राज्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए आक्रमण करता है, वो था बाबर। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत नामक जगह के ऊपर, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो दिल्ली का शासक था, उसके बीच में पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध जो है युद्ध होता है। और उस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर विजयी होता है। और बाबर विजयी होकर के दिल्ली से आगे भरतपुर बयान तक बढ़ जाता है। और दिल्ली का जो शासक है वो साम्राज्यवादी नीति के तहत पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए, राज्य करने के लिए जो है युद्ध लड़ता है। और बाबर ने जो है भरतपुर के जो बयाना किला है उसके ऊपर अधिकार करके वहां पे एक अपना विश्वास पात्र सेनापति, जिसका नाम था, और अधिकार कर करके जो है उस किले का जो है सेनापति अपना एक विश्वास पात्र मेहदी ख्वाजा को नियुक्त कर दिया। उसी समय सांगा, जो कि बाबर से युद्ध करने के लिए, बाबर के बढ़ते साम्राज्य को रोकने के लिए दिल्ली के लिए कूच करता है। लेकिन दिल्ली को जीतने से पहले वो बयाना के भरतपुर किले के ऊपर आक्रमण कर देता है महाराणा सांगा, और आक्रमण करके बाबर का जो सेनापति था, जिसका नाम मेहदी ख्वाजा था, उसको अपदस्थ करके, उसको मार करके, और जो बयाना का जो युद्ध हुआ वो 16 फरवरी 1527 को बाबर के सेनापति मेहदी ख्वाजा और राणा सांगा के मध्य, इसमें राणा सांगा की विजय होती है और बाबर की तरफ से जो लड़ा सेनापति है वो वीरगति को प्राप्त होता है। उसके तकरीबन 1 महीने बाद में खानवा का युद्ध, खानवा नामक स्थान पे जो भरतपुर के पास में पड़ता है, खानवा नामक स्थान के ऊपर बाबर की सेनाएं और महाराणा सांगा के बीच में भयंकर युद्ध होता है, जो इतिहास में जो है खानवा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 17 मार्च 1527 को होता है। उसमें बाबर विजयी होता है। बाबर इस युद्ध में विजयी होने के कई कारण है, क्योंकि बाबर के पास जो थी सेना, जो है सेना बल बहुत कम था, लेकिन फिर भी बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, अर्थात अपने धर्म के लिए, मुस्लिम धर्म के रक्षा के लिए, इसके विकास के लिए, इसको फैलाने के लिए, वो धर्म को बढ़ावा देने के लिए युद्ध लड़ रहा था। इसलिए इस युद्ध को, खानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया। और साथ ही साथ बाबर जो था एक शराबी प्रवृत्ति का एक राजा था,
तो उसका जो उसके जो सेनापति और उसके दल के साथ काम करने वाले जो अन्य लोग थे, वो उसकी शराब की आदत से भी जो है परेशान थे। तो बाबर ने कसम खाई कि मैं आज के बाद में इस युद्ध जीतने के बाद में ये जो महाराणा सांगा से जो है खानवा का युद्ध जीतने के बाद में मैं शराब छोड़ दूंगा। और उसने घोषणा की कि यदि मैं ये खानवा का युद्ध जीत जाता हूं तो जो व्यापारियों के ऊपर लगने वाला तमगा कर है उसको भी मैं हटा दूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों बाबर ने जो है एक नए युद्ध पद्धति का भी इजाद किया और बाबर ने जो है भारत के जो क्षेत्र में है पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग करके तुलुगनुमा नामक पद्धति से युद्ध लड़ा और इस युद्ध को जीत हासिल की। दोस्तों इस युद्ध को जीतने के कई कारण थे। दोस्तों इस युद्ध में जो है महाराणा सांगा ने जो है बाबर के खिलाफ युद्ध करने के लिए बहुत से राजाओं को, राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को उन्होंने जो है पाती परमाण भेजा। पाती परमाण का अर्थ होता है बुलावा भेजा और मुस्लिम आक्रमणकारी बाबर के खिलाफ सभी राजाओं को एक साथ उसको हराने के लिए अपील की। तो दोस्तों उस युद्ध में जो महाराणा सांगा ने राजस्थान के जिन राजाओं को बुलावा भेजा और जो कि युद्ध में शामिल थे उन राजाओं में से आमेर, जो कि जयपुर जो है राजघराने की जो राजधानी होती थी, आमेर के नाम से, जिसका इतिहास अपन अगले आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। आमेर से पृथ्वीराज और मारवाड़ जो कि बेसिकली जोधपुर क्षेत्र है, वहां से मालदेव जो कि वहां का राजा गंगा उसका पुत्र था, वो महाराणा संग्राम सिंह की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए बाबर के खिलाफ खानवा के युद्ध के लिए आए। बीकानेर के राजा उस समय राव जेत सिंह थे, उनका पुत्र कल्याणमल को राव जेत सिंह ने बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए और सांगा की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए भेजा। मेरठा का शासक विरमदेव भी इस युद्ध के लिए आता है। सिरोही अखीराज देवड़ा, जिसके बारे में अपने पिछले वीडियोज में पढ़ा था, उनके पूर्वजों के बारे में अखीराज देवड़ा के जो हैं वंशज थे, सहसना देवड़ा के वंशज थे अखीराज देवड़ा, जो भी बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए सांगा के साथ आते हैं। सलूम्बर के शासक जो कि थे झाला अज्जा। और दोस्तों जिस समय युद्ध हो रहा होता है उस समय एक बार युद्ध के समय महाराणा सांगा घायल हो जाते हैं। उस घायल होने के दौरान जब युद्ध का नेतृत्व करने की, जब बागडोर संभालने की बात आती है, उस समय झाला अज्जा जो है राज चिन्ह लेकर के सांगा की जगह युद्ध का नेतृत्व करते हैं। और मेवात क्षेत्र के जो शासक थे हसन खां मेवाती, उनको भी जो है सांगा मना लेता है युद्ध करने के लिए। महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, इस इब्राहिम लोदी को, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर हरा चुका था, उसका भाई था महमूद लोदी, उसको भी बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अपनी तरफ मना लेता है। चंदेरी से उस समय शासक था मेदिन राय, वो भी इस युद्ध में सहायता करने के लिए आता है। रायसेन से सैयदी तंवर जो कि सांगा की तरफ से युद्ध करने के लिए आते हैं। इन सबके युद्ध के लिए प्रस्ताव तो सांगा की तरफ से लड़ने का था, लेकिन इतना सब होने के बाद में जो रायसेन का जो सैयदी तंवर था उसने सांगा के साथ विश्वासघात किया और वो जाकर के बाबर की सेनाओं की तरफ मिल गया। और साथ ही साथ दोस्तों इस युद्ध में जो सांगा की तरफ जो साथ दे रहे थे उन सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दो शासक जो मुस्लिम शासक थे, जिनमें मेवात के हसन का मेवाती और महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी के भाई थे, ये दो मुस्लिम शासक थे। और मुस्लिम शासक होते हुए भी जो है बाबर के खिलाफ एक मुस्लिम आक्रमणकारी के खिलाफ जो युद्ध लड़ रहे थे। दोस्तों इन युद्धों के बाद में जो है युद्धों को जीतने का कई कारण था, जिसमें सबसे पहले बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग भारत में किया था। तुगलनुमा युद्ध पद्धति से बाबर ने युद्ध जीता था। और बाबर ने युद्ध जीतने के बाद में गाजी जो धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। इन सब में भयंकर युद्ध के बाद में जो है सांगा बुरी तरीके से घायल हुए। और इन जो घायल हुए उस समय जब सांगा घायल हुए तो उनका बसवा नामक जगह जो कि दौसा में पड़ती है, उस जगह ला करके सांगा का घायल अवस्था में इलाज किया गया। और कालांतर में बाबर जो है खानवा का युद्ध जीतने के बाद में जो है चंदेरी के मेदिनी राय के ऊपर भी आक्रमण करके उसको चंदेरी के युद्ध में के लिए जाता है। तो जब सांगा को इस चीज की जानकारी मिलती है तो घायल अवस्था के बाद में वापस वो जो है होश में आते हैं, तो युद्ध लड़ने के लिए मेदिनी राय की सहायता करने के लिए जो है चंदेरी जाते हैं।
तो लेकिन रास्ते में ही जो कि बाबर के सांगा के विश्वास पात्र जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये जीवन में युद्ध करते ही रहेगा सांगा, इसलिए क्यों नहीं सांगा का जो है खात्मा कर दिया जाए। इसीलिए जो है जिनके ऊपर सांगा को विश्वास था, उन्हीं लोगों ने इरिच नामक जगह के ऊपर सांगा को जहर दे दिया। लेकिन कालपी जगह जहाँ एमपी में, जो कि एमपी में पड़ती है, वहां जाते जाते सांगा की मृत्यु हो जाती है और कालांतर में उनके वंशजों के द्वारा उसकी जो है मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है, वहां पे लाकर सांगा की छतरी बना दी जाती है। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा सांगा के द्वारा जो है युद्ध में जो साथ देने वाले राजाओं के बारे में और महाराणा सांगा के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। दोस्तों, महाराणा सांगा को इतिहास में कुछ उपाधियां दी गई है, जो कि सबसे मुख्य है सैनिकों का भग्न अवशेष, अर्थात सैनिकों का अवशेष के रूप में ऐसा कहा जाता है कि महाराणा सांगा के जो है शरीर में 80 घाव थे, लेकिन फिर भी वो युद्ध में जो है बड़ी वीरता के साथ बाबर के साथ जो है युद्ध कर रहे थे। दोस्तों, हमने पढ़ा कि सांगा जो थे जो है सभी राजाओं के साथ जो है मित्रता का व्यवहार रख करके मुस्लिम आक्रमणों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। दोस्तों, बाबर के अनुसार बाबर ने एक किताब लिखी जिसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा में भी जो है सांगा के बारे में बहुत बड़ाई की गई है और सांगा को जो है एक बहुत ही प्रतापी राजा बताया गया है। और बाबर अपनी किताब बाबरनामा में ये कहता है कि सांगा जिस समय अपना राज्य क्षेत्र कर रहे थे, तो सांगा के अधीन 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। दोस्तों, सांगा का एक बड़ा बेटा जब उसकी मृत्यु हो जाती है सांगा की, तो बड़ा बेटा जो कि भोजराज था, तो जिस समय सांगा जीवित था उसी समय भोजराज की जो है शादी मेड़ता की मीरा के साथ शादी कर दी जाती है। मेड़ता की मीरा वही है जो कि मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन भोजराज की मृत्यु महाराणा सांगा के जीवित रहते समय हो जाती है। जब महाराणा सांगा की मृत्यु होती है, उसके बाद में महाराणा सांगा का छोटा बेटा अर्थात भोजराज का छोटा भाई जो है मेवाड़ का राजा बनता है। लेकिन वो जो मेवाड़ का राजा रतन सिंह के नाम से वो प्रसिद्ध होता है, लेकिन रतन सिंह जो है बूंदी के राजा सूरजमल के साथ युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद में रतन सिंह के बाद में सांगा का तीसरा बेटा विक्रमादित्य जो है मेवाड़ का शासक बनता है। और दोस्तों, मेवाड़ उसके बाद में विक्रमादित्य के बारे में एक जो है अगले वाले वीडियो में और अधिक अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि जो सांगा जो था, सांगा के साथ एक भविष्यवाणी और एक बहुत ही रोचक घटना जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जो है रायमल, जयमल और संग्राम सिंह जो कि एक बार किसी महिला के पास भविष्यवाणी करवाने के लिए कि आने वाले समय में कौन राजा बनेगा, उसकी भविष्यवाणी करवाने के लिए किसी जो है महिला के पास जाते हैं और महिला ये कहती है कि इन तीनों में से जो सबसे बाद में आया है वो राजा बनेगा। तो संयोग की बात है कि सबसे बाद में संग्राम सिंह गया था उस महिला के पास, इसलिए ये दोनों जो है रायमल और जयमल, ये दोनों संग्राम सिंह के से जो है द्वेषित भावना हो जाते हैं और संग्राम सिंह की आंख फोड़ देते हैं। संग्राम सिंह वहां से बस निकलता है। लेकिन क्या पता भविष्य में आने वाले समय में संग्राम सिंह को भी ये नहीं पता था कि आने वाले समय में वो ये मेवाड़ का राजा बनेगा और उसको इतिहास महाराणा सांगा के नाम से जो है पूजेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो महाराणा संग्राम सिंह के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।